स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर में संबंध और विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करें। मतलब एक अंतर पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में, फिर इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है ये पढ़ा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद ही इसको देखें कि थोड़ा बहुत और समझ लेते कॉन्सेप्ट हम कि जब हमने मार्केट से नया सेल लेके आए हैं या हमने बनाया है, उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल हम मार्केट से नया लाए या हमने बनाया, उसको किसी परिपथ में नहीं जोड़ा है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसके टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। और जब किसी सेल को किसी परिपथ में जोड़ने के बाद उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। जैसे एक और बार समझ लेते हैं, जैसे मान लो ये एक पात्र है, इसमें कोई विद्युत अपघट्य है। ठीक है, मान लो विद्युत अपघट्य H2SO4 मान लो, इसमें एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। ये प्लस और ये माइनस। इन दोनों के बीच जो विभवांतर है, यहाँ पे कोई तार कनेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई तार कनेक्ट करेंगे। विभवांतर कितना है, मान लो 40 वोल्ट है। पहले बताया मैंने कितना है, 40 वोल्ट है। लेकिन इस सेल को किसी परिपथ में जोड़ने के बाद, यहाँ पे किसी हमने परिपथ क्या कर दिया, हमने जोड़ देंगे किसी परिपथ में बाहर, मान लो ये बल्ब लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक बल्ब लगा देंगे। ये बल्ब लगा दिया। ये बल्ब लगाने के बाद यहाँ विभवांतर कितना हो गया, 35 वोल्ट रह गया। और यहाँ पर कितना उत्पन्न हो जाएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले धारा नहीं ले रहे हैं। देखना, धारा पहले प्रारंभ नहीं हो रही है, धारा नहीं बह रही है, तो इनके बीच विभवांतर नहीं है। विभवांतर जैसे ही धारा इधर प्रवाहित होगी, अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। कब, जब सेल बंद परिपथ, जैसे ही सेल को चालू किया तो अंदर भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इस कारण जो बाद में जो धारा प्रवाहित के बाद जो विद्युत वाहक बल उसका मान कम हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। देखिए, तो पहला पॉइंट है परिभाषा दोनों की, कि जब सेल खुले परिपथ होता है, अर्थात जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, तो उसके इलेक्ट्रोड मतलब एनोडो कैथोड, इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो परिभाषा क्लियर है। जब सेल खुले परिपथ होता है, अर्थात जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और टर्मिनल वोल्टता, जब सेल बंद परिपथ होता है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। सेल खुले परिपथ में, बंद परिपथ में। खुले परिपथ मतलब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, और बंद परिपथ मतलब सेल से धारा ली जाती है, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता है। विद्युत परिपथ भंग होने का मतलब जब सेल को किसी परिपथ से नहीं जोड़ रहे हैं, अपने पास है सेल, हमने किसी परिपथ से सेल निकाल लिया, तो उसमें टर्मिनल वोल्टता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसमें जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा वो क्या होगा, जो विद्युत वाहक बल होगा। तो किसी परिपथ में लगाएंगे तभी बता सकते हैं टर्मिनल वोल्टता। वो किसी परिपथ से मान लो नया सेल लाए हैं, तो उसमें टर्मिनल वोल्टता कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर तीसरा है, यह सेल का अपना लाक्षणिक गुण होता है। इसका मान एक सेल के लिए नियत रहता है। जो विद्युत वाहक बल है ये अपना लाक्षणिक गुण है, इसका मान सेल के लिए नियत रहता है। इसका मतलब है कि मान लो हम मार्केट से 40 वोल्ट का सेल लेके आए, 5 वोल्ट का सेल लाए, 50 वोल्ट का सेल लाए, 220 वोल्ट का बल्ब लाए, उसका मान फिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब उसके जो मान है वो सेल के लिए नियत रहेगा। दूसरा सेल लाएंगे तो उसके लिए क्या रहेगा, उसका मान अलग हो जाएगा। तो इसका मान परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करेगा परिपथ में कितना प्रतिरोध लगा रहे हैं। ज़्यादा प्रतिरोध लगाएंगे तो वोल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाह्य परिपथ पर निर्भर, मतलब प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये मतलब ये बोल सकते हैं सेल का लाक्षणिक गुण नहीं है। इतना याद नहीं हो तो इतना
बोल सकते हैं कि सेल का लाक्षणिक गुण है और यह सेल का लाक्षणिक गुण नहीं है। चौथा है, यह सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है और यह सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, मात्रा पर निर्भर, जैसे मान लो सेल हैं, विद्युत वाहक बल जो है ये सेल हैं, इसमें एनोड है, एक कैथोड है। यहाँ पे जो विभवांतर है वो क्या है, विद्युत वाहक बल है ऊपर, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टता है वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, यहाँ से यहाँ इनके बीच कितना वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब विद्युत अपघट्य की मात्रा जो है इसके अंदर उस पर डिपेंड करेगा और विद्युत वाहक बल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है और जो टर्मिनल वोल्टता है सेल की विद्युत अपघट्य मात्रा पर निर्भर करता है। अब इसमें 4 अंतर लिखे हैं, तो अब मैं आपको 2 अंतर और बता देता हूँ जो इसमें नहीं लिखे हैं, कि याद होने चाहिए अपने को कि जब सेल से हम धारा ले रहे हैं, जब सेल से धारा लेते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है। जब धारा लेंगे तो टर्मिनल वोल्टता उसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कम हुआ वो क्या है, टर्मिनल वोल्टता। जब सेल से धारा लेते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है। और इधर बोलें तो जब सेल से धारा लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। जब हम सेल से धारा लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टता का मान कम होता है, विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा होता है। अब सेल को चार्ज भी करते हैं, अब सेल सभी सेल जो चार्ज नहीं करते, द्वितीयक सेल को चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने में प्रोसेस जल्द अपोजिट हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, मान लो कोई सेल है, जैसे ऐसे सेल बना दे, ये सेल है माइनस प्लस, इसका वोल्ट है 40 वोल्ट, इसको चार्ज करें हम प्लग लगा के, बैटरी है मान लो, चार्ज करेंगे तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज है वो मान लो 45 वोल्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको यूज़ करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 45 वोल्टेज हो गया। तो विद्युत वाहक बल कितना है, 40, और टर्मिनल वोल्टता कितना हो गया, 45। इसका मतलब है कि जब सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से कम होता है। और इधर लिख सकते हैं कि जब सेल को आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। याद रखना, टर्मिनल वोल्टता कब अधिक होगी, जब उसको आवेशित करेंगे। विद्युत वाहक बल कब अधिक होगा, जब उससे धारा लेंगे। ठीक है, अंतर अपने को जारी लिखना है पर कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें संबंध स्थापित करेंगे। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, ये एक और प्रश्न आ सकता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निर्मित कीजिए। इसका सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निर्मित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने से पहले हमने एक डायग्राम में देखिए, एक सेल बना है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या रहता है, आंतरिक प्रतिरोध रहता है। ये पूरा हमारा क्या है, सेल है। इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। प्रतिरोध मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है, जो धारा का क्या करता है, स्टोर करता है, जैसे मान उसमें रोकता है। तो हो सकता है यहाँ पे बल्ब है, ये कुंजी लगा दी हमने, इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया है, वोल्टेज लगा दिया। वोल्टमीटर का हमेशा कहाँ लगता है, समांतर क्रम में। तो इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा दिया कि इसमें कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है ये बताने के लिए। ठीक है, देखिए, अब माना एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा हमने सेल को, इससे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। जो कितना वोल्टेज है हम वोल्ट मीटर नापेंगे तो कितना है, V वोल्ट है। तथा परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में प्रवाहित धारा है, नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है। अब देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध होगा R प्लस R। कुल प्रतिरोध क्या होगा, बाहरी प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो सूत्र होता है, सेल से ली गई धारा, सेल से जितनी धारा लेते हैं, ठीक है, उसका जो मान है, मतलब सेल से कितनी धारा हम ले रहे हैं,
कि सेल धारा कितनी उत्पन्न कर रहा है वो अलग बात है, और कितनी धारा हम सेल से ले रहे हैं। तो सेल से ली गई धारा, ऐसा नहीं है कि जितनी धारा उत्पन्न हो रही है हम सभी ले रहे हैं। तो सेल से ली गई धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल, कितना विद्युत वाहक बल है सेल का, बटे कुल प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध हमने लगाया है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध लगाएंगे उतनी धारा क्या होगी, कम होगी। प्रतिरोध कम लगाएंगे धारा क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो सेल से ली गई धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। धारा I बराबर विद्युत वाहक बल E है। कुल प्रतिरोध जो है देखिए, ये कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस आर। तो ये कुल प्रतिरोध ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, R E अपॉन आर प्लस आर। विद्युत वाहक बल क्या है, E है। तो I बराबर क्या हो गया, E अपॉन आर प्लस आर। अब देखिए प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर ओम के नियम से, R के सिरों पर विभवांतर V बराबर क्या होता है IR, किससे, ओम के नियम से। V बराबर IR, यहाँ से I का मान निकालेंगे, I का मान निकालेंगे तो ये R कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, इस V के अपॉन में आ जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों धारा के मान हैं, उसमें भी I उसमें भी धारा, दोनों समीकरण 1 और 2 से दोनों I के मान बराबर कर देंगे। दोनों I के मान देखिए, समीकरण 1 से I का मान है और ये समीकरण 2 से I का मान है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से पहले समीकरण 2 से लिख लिया I का मान V अपॉन आर, समीकरण 1 से E अपॉन आर प्लस आर। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्रॉस इंटू करेंगे। देखिए क्रॉस गुणा कैसे करेंगे, इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर। V का गुणा पहले किस में करेंगे, R में करेंगे तो VR, फिर V का इंटू किस में करेंगे, इस R में करेंगे तो क्या आएगा, VR। ठीक है, दोनों में कर दिया। फिर बीच में क्या आएगा, बराबर, फिर वापस इस R का इंटू E में करेंगे क्या आएगा, ER। ठीक है, उसके बाद हमें स्मॉल r का मान निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक ये स्मॉल r का मान निकालेंगे। तो ये जो ER प्लस VR प्लस का है, इस VR को इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस का। इधर क्या बचा, VR बराबर ER, और ये VR प्लस का था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोनों से R कॉमन आ जाएगा, ये R और ये R कॉमन आ गया तो क्या बचा, E माइनस V। अब यहाँ पे R के साथ जो V है, इस V को कहाँ ले आएंगे, इसके अपॉन में, E अपॉन V के अपॉन में क्या रह गया, V। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस V को दोनों के अपॉन में अलग लिख लेंगे, E के अपॉन में V और V के अपॉन में V, V कट जाएगा तो R बराबर R E अपॉन V, माइनस क्या बचा, 1। ये है आंतरिक प्रतिरोध, R के आंतरिक प्रतिरोध, E विद्युत वाहक बल और V क्या है, टर्मिनल वोल्टता। इनमें क्या आ गया, संबंध आ गया। ये संबंध, इसको बोलते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी। और आगे यदि तो स्टेप करना चाहें हम और संबंध निकालना चाहें दूसरा, ये तो एक संबंध है, दूसरा संबंध निकालना चाहें तो हम समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 जो थी हमारी, I बराबर क्या था, E अपॉन आर प्लस आर। तो हम एक और संबंध स्थापित करना चाहें तो देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से जो मान था हमारा I का, I बराबर क्या था, विद्युत वाहक बल E अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने, इस I का इंटू आर में किया IR, फिर I का इंटू स्मॉल r में किया तो स्मॉल IR, बराबर क्या आ गया, E बराबर, E बराबर इसका इंटू कर दिया, E बराबर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो VR होता है, यहाँ से देखिए ये जो VR, ठीक है, क्या है, विभवांतर V बराबर क्या होता है, IR क्या है, V, इसके लिए क्या रख देंगे, V टर्मिनल वोल्टता। IR क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता, V तो E बराबर क्या हो गया, V प्लस IR। यहाँ से हम टर्मिनल वोल्टता का मान निकालेंगे, V बराबर, तो ये IR इधर आएगा E के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस का, मतलब E माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का इधर आया तो IR, तो V बराबर क्या आ गया, E माइनस IR। ठीक है, तो ये भी क्या है, E क्या है, विद्युत वाहक बल, V क्या है, टर्मिनल वोल्टता, और R क्या आंतरिक प्रतिरोध, ये भी क्या है, संबंध है। इसमें क्या है, धारा के साथ है, और जो पहले निकाला उसमें क्या है, बाह्य प्रतिरोध के साथ है। तो दोनों ही विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है, तो दोनों फार्मूले का यूज़ करें हम आगे आने वाले डेरिवेशन में, तो दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, संबंध हमें याद होने चाहिए, कैसे निर्मित किया
और दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो संबंध है हमारा विद्युत वाहक बल, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता, ये लगभग 2020 को छोड़ दो, उसके पहले 2019, 2018, 2017 लगभग तीनों साल से लगातार आता रहा है। तो संबंध अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस फार्मूले का यूज़ आगे आने वाले लेसन में हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।